चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। चलो आज हम शुरू करेंगे सेक्टर एनालिसिस। अब देखो सेक्टर एनालिसिस क्यों किया जाता है। 7000 शेयर हैं, 7000 में से कौन सा शेयर ऊपर जाएगा कौन सा शेयर नीचे जाएगा, ये हमेशा से मुश्किल काम है सेलेक्ट कर पाना। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले सेक्टर को एनालाइज करते हैं ताकि उस सेक्टर की जो अब चलने वाला है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके और उसमें से बेहतरीन शेयर का सिलेक्शन किया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि हमारी इकोनॉमी में ना 40 सेक्टर्स होते हैं, बट इनमें से सारे के सारे सेक्टर्स एक साथ नहीं चलते हैं कभी भी, ठीक है। कुछ सेक्टर्स हमेशा अच्छा करेंगे, कुछ सेक्टर्स हमेशा बुरा करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अच्छा और बुरा सेक्टर कैसे पिक किया जाता है। तो यहाँ पर मेरा एक सवाल है, देखो माइक्रो और मैक्रो लेवल पे चीज़ें चेंज होती रहती हैं, हमेशा चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो वो चेंज जो होते हैं ना वो सभी सेक्टर के लिए अच्छे या बुरे नहीं माने जाते हैं। कुछ सेक्टर्स के लिए वो अच्छे होते हैं, कुछ सेक्टर के लिए वो बुरे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, देखो कोविड आया। अब कोविड जो था वो एक पैंडेमिक था, बहुत बुरी चीज़ थी, पर क्या पैंडेमिक कोविड वाला क्या सभी सेक्टर्स के लिए बुरा था? सभी सेक्टर के लिए बुरा था? जवाब है नहीं। कुछ सेक्टर्स के लिए वो बहुत अच्छा था। कौन से सेक्टर्स थे जिनके लिए अच्छा था? फार्मा के लिए, है ना, हॉस्पिटल के लिए, एफएमसीजी के लिए, आईटी के लिए, टेलीकॉम के लिए। ये सेक्टर तो तब भी अच्छा कर रहे थे ना, पर बाकी के सेक्टर बुरा कर रहे थे। तो इकोनॉमी में जो भी चेंज होता है वो सभी के लिए ना तो अच्छा होता है और ना ही सबके लिए बुरा होता है। तो इकोनॉमिकल चेंजेस को देखते हुए हमें सेक्टर का सिलेक्शन करना होता है। अब सवाल ये उठता है कि जो चेंजेस होते हैं उनको अगर हम समझ लें कि किन सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव है और किन के लिए नेगेटिव, तो हम सेक्टर का सिलेक्शन कर सकते हैं, जो कि हम अब करने वाले हैं। तो हम एक एक करके सेक्टर्स को सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि इनमें होने वाले चेंज किस तरह से उनके फंडामेंटल्स को एकदम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम सेक्टर डिस्कस करेंगे ऑयल एंड गैस सेक्टर। देखो ऑयल एंड गैस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कंप्लीटली बेस्ड है ऑयल प्राइसेस पर, ठीक है। अब इस सेक्टर को ना हम 3 भागों में क्लासिफाइड करते हैं, यानी इस सेक्टर को अगर हम डिफाइन करें तो पहला जो सेगमेंट होता है उसे हम कहते हैं अपस्ट्रीम सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं मिड स्ट्रीम, और तीसरा सेगमेंट होता है उसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। अब ये 3 सेगमेंट से मिलकर बना है ऑयल एंड गैस सेक्टर। अब सवाल ये उठता है कि इस सेक्टर के जो शेयर्स हैं कब अच्छा करेंगे या कब बुरा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये अपस्ट्रीम सेगमेंट में कौन से शेयर्स आते हैं। देखो जो ज़मीन से तेल निकालने का काम करते हैं उनको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम सेगमेंट। इसमें रिलायंस और ओएनजीसी जैसे शेयर्स शामिल हैं, ठीक है। मिड स्ट्रीम जो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू इसकी डिलीवरी करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं मिड स्ट्रीम। जैसे पेट्रोनेट एलएनजी एक शेयर है जो मिड स्ट्रीम में आता है। और डाउन स्ट्रीम में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को शामिल किया जाता है, जैसे एचपीसीएल और बीपीसीएल जैसी कंपनी। अब सवाल ये उठता है कि तीनों जो सेगमेंट है ना वो ड्राइव होते हैं ऑयल के प्राइसेस से। अब 2 सिचुएशन हो सकती है। एक सिचुएशन हम डिस्कस करते हैं जहां पर ऑयल का प्राइस है $100 पर बैरल, और दूसरा जो सिचुएशन है यहाँ पर $50 पर बैरल के हिसाब से तेल आता है, मान लेते हैं। तो कौन सी सिचुएशन किसके लिए अच्छी रहेगी, अब ये समझते हैं। अब ध्यान से समझो, ये जो अपस्ट्रीम सेगमेंट है इसका काम क्या है, ऑयल को निकालना, ठीक है। अब मान लेते हैं इनकी एक एक्सप्लोरिंग कॉस्ट आती होगी, ठीक है। वैसे सऊदी अरेबिया की सबसे कम आती है $10, पर नॉर्मली सबकी रहती है $30 से $40। तो $40 पकड़ के चलते हैं। तो $40 की जो है ना कॉस्ट आती है इनकी। अब अगर ये इसी क्रूड को बेचते हैं $50 पर तो इनके लिए अच्छा होगा, या इसी क्रूड को बेचते हैं $100 पर तब अच्छा होगा, $100 पर। तो अगर प्राइजेस क्रूड के बढ़ जाते हैं तो किसके लिए पॉजिटिव माना जाएगा, यानी हायर क्रूड प्राइजेस किसके लिए पॉजिटिव माने जाएंगे, तो अपस्ट्रीम के लिए हायर प्राइजेस बेटर माने जाते हैं, पॉजिटिव माने जाते हैं। तो अब ओएनजीसी और रिलायंस के शेयर्स कब अच्छा करेंगे, जब तेल महंगा होगा। समझ रहे हो, ये चीज़ समझनी है। दूसरा देखो, बाय एंड लार्ज इसको ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, पर तेल की कम कीमतें सप्लाई को थोड़ा सा बढ़ा देती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हम बोलेंगे कि कम कीमतें इसके लिए अच्छी रहती हैं। डाउन स्ट्रीम के लिए मान लो तुम कब तेल ज़्यादा डिमांड करोगे, जब कीमतें कम हैं या ज़्यादा हैं, कम है,
तो लो प्राइजेस क्रूड का किसके लिए अच्छा रहता है? डाउनस्ट्रीम के लिए। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि जब भी क्रूड के दाम ऊपर जाएंगे कौन सी कंपनी के शेयर बढ़ेंगे? अपस्ट्रीम। और जब नीचे जाएंगे तो किसके दाम बढ़ेंगे? अब ये समझ में आ गया। यानी कि जब भी तुम HPCL, BPCL, रिलायंस, ONGC खरीदने का प्लान करते हो तो इस पर नज़र ज़रूर डाल लेना। अब एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, डेली बेसिस पर इसे ट्रैक नहीं करते। यानी अगर क्रूड मान लो $1 बढ़ गया तो इन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जब एक बड़ा चेंज आता है, $10 से $20 का चेंज एक महीने में आ जाता है, तो इन शेयर्स पे काफ़ी इम्पैक्ट आता है। ये समझने वाली बात है। अब यहाँ किसी का कोई डाउट है, सवाल पूछ लो। क्लियर है? आगे चल सकते हैं। अब दूसरा सेक्टर है जो है पेंट सेक्टर। पेंट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो किससे बनता है? पेंट किससे बनता है? क्रूड ऑयल कंपोनेंट से बनता है ना। तो ये भी एक ऐसा सेक्टर है जो ऑयल प्राइसेस से ड्रिवन होता है। तो मान के चलते हैं इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो ऑयल प्राइस से एक्सट्रीट किया जाता है। तो अब मान के चलो कि अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो इसका रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा, जिससे इसके मार्जिन कम हो जाएंगे। और अगर ऑयल प्राइसेस गिर जाएंगे, अगर ऑयल प्राइसेस गिर जाएंगे तो क्या होगा? इसका रॉ मटेरियल सस्ता आएगा, जिससे इसके मार्जिन बढ़ जाएंगे। तो लो क्रूड ऑयल प्राइस इसके लिए क्या रहता है? पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है। दूसरा फैक्टर आपने देखा होगा, पेंट की डिमांड कहाँ होती है? दो तरीके से होती है, एक हाउस होल्ड के द्वारा जो घरों में पेंट होता है, और दूसरा इंडस्ट्री के द्वारा। इंडस्ट्री में कहाँ पे होती है पेंट? हर जगह तो पेंट हो रहा है, AC से लेकर रेफ्रिजरेटर से लेकर ऑटो सेक्टर तक, ये तो इंडस्ट्रियल यूज़ है इसका। तो जो इंडस्ट्री की डिमांड है वो कहाँ पे होती है? जब ऑटो सेल्स बढ़ती है। ऑटो सेल्स बढ़ने से भी क्या होता है? पेंट सेक्टर को बूस्ट मिलता है। फेस्टिवल पे हम सब अपने घरों में पेंट कराते हैं, तो फेस्टिवल भी इसके लिए क्या माने जाते हैं? पॉजिटिव माने जाते हैं। अब आपने देखा होगा कि पेंट लोग 1 से 3 साल के बीच में कराते हैं। जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप क्या सोचते हैं? चलो इस बार पेंट करा लेते हैं। ऐसे होता है मिडिल क्लास में, तो ऐसे ही सोचते हैं लोग। तो आप समझ सकते हैं कि जब आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है पता है? जो आपकी बढ़ी हुई इनकम होती है, जिसको आप खर्च कर सकते हैं। तो डिस्पोजेबल इनकम जब भी इंक्रीज होती है ये पॉजिटिव माना जाता है। ये 4 फैक्टर्स हैं जो आपने तब देखने हैं जब पेंट सेक्टर का सिलेक्शन करना है। तो पेंट सेक्टर की कंपनियां इन 4 फैक्टर से क्या होती हैं? इम्पैक्ट होती हैं। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? कोई डाउट है पूछ लो, आगे चलें। अब तीसरा जो सेक्टर है उसका नाम है एविएशन। अब ये जो एविएशन सेक्टर है ये भी ऑयल प्राइस से ड्रिवन होता है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि प्लेन उड़ाने के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये और प्योर ऑयल होता है, आपको पता होना चाहिए, हाई ऑक्टेव वाला, थोड़ा महंगा आता है। अब जब भी इसकी कीमत बढ़ेगी, डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी किसकी? एविएशन इंडस्ट्री की। तो इसका ऊपर जाना नेगेटिव माना जाता है, यानी ATF की कीमत जब भी ऊपर जाएगी इसके लिए नेगेटिव माना जाएगा। दूसरा, लोग कब ज़्यादा प्लेन में सफ़र करते हैं? छुट्टियां मनाते हैं, यानी कि फेस्टिवल मान लेते हैं। जब भी फेस्टिवल होगा इसके लिए पॉजिटिव रहेगा। अगेन डिस्पोजेबल इनकम इसके लिए पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, मेजर 3 फैक्टर आप मान सकते हैं ये पॉजिटिव रहता है एविएशन सेक्टर के लिए। बट वॉरेन बफेट साहब बोलते हैं कि इस सेक्टर में कभी पैसा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हमेशा रिस्क रहता है। आपने देखा कि जितनी भी पास्ट में हमने कंपनियां देखी, ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट किया है एविएशन कंपनी है सारी की सारी। कोई भी एविएशन कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं थी बिफोर कोविड के बाद तो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा कल्चर चल रहा है, तो लोग घूमे जा रहे हैं, ऐसा ही है। तो इसीलिए एविएशन कंपनियां थोड़ा सा प्रॉफिट कर रही हैं, बट बैक टू लाइफ आएगी बहुत जल्दी, और मुझे लगता है लोग समझ जाएंगे, अभी बहुत जीने वाले हैं वो, फिर क्या होगा? सेविंग करेंगे। ठीक है, आगे समझना। अब अगला जो सेक्टर है इसका नाम है बैंकिंग सेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है ये इकोनॉमी का, क्योंकि बैकबोन मानी जाती है। ठीक है, अब ये बैंकिंग सेक्टर कैसे काम करता है उसे समझते हैं। तो बैंकिंग के ना सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि इसके ऑपरेशंस कैसे होते हैं। ठीक है, यानी बैंक कैसे फंक्शन करता है। तो बैंक का फंक्शन क्या होता है? मेन बिजनेस क्या होता है? डिपॉजिट्स, ये मेन काम है ना, और लेंडिंग दूसरा काम है, लोन देना, 2 ही तो काम करता है। अब डिपॉजिट ना मेजरली देखो 2 तरह के होते हैं, एक करंट अकाउंट और एक सेविंग अकाउंट। और लोन बहुत सारी तरह के होते हैं।
ऑटो लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, है ना, बहुत सारी की तरह के। अब समझने वाली बात ये है कि जो करंट अकाउंट है ना, इस पे इंटरेस्ट दिया जाता है 0% और इस पे दिया जाता है 3% मान लेते हैं। तो मैं मानता हूं कि बैंक में ना 50% करंट अकाउंट है, 50% सेविंग अकाउंट है, तो दोनों का एवरेज मान लेते हैं 1.5%। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कासा रेशो, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशो। ठीक है, अब ये कासा रेशो बैंक को कितने का पड़ता है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर 1.5%। तो जो बैंक में पैसा आप लोग रख रहे हो, बैंक को कितना पेमेंट करना पड़ रहा है इंटरेस्ट का उसके अगेंस्ट में, सिर्फ 1.5%। अब आपने पढ़ा होगा कि आरबीआई भी बैंक को लोन देता है। अब आरबीआई लोन देता है 6-6.5% पे, मान लेते हैं 6.5% पे मान के चलते हैं। अब आरबीआई जो लोन दे रहा है वो दे रहा है मान लेते हैं 6.5%। अब ये 6.5% पे जब बैंक लैंड करेगा और कासा रेशो वाला पैसे को लैंड करेगा, तो मान लेते हैं एवरेज 12% पे बैंक लोन दे रहा है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। तो यहां पर कितना प्रॉफिट आया उसको, 5.5%। ये 5.5% का प्रॉफिट आया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आया 10.5% का। तो प्रॉफिट कहां पर उसको ज्यादा होगा, यहाँ पे। तो इसका मतलब है कासा रेशो बढ़ना बैंक के लिए पॉजिटिव माना जाएगा, क्योंकि उसका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है जो ये बचा, ठीक है, कॉस्ट निकालने के बाद वो ज्यादा आ रहा है कासा का। तो कासा रेशो इसलिए जब भी इंक्रीज होते हैं बैंक के, तो वो बैंकिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो बैंकिंग के शेयर्स कब अच्छा करते हैं, जब उनका कासा रेशो बढ़ जाता है। तो कासा रेशो का बढ़ना हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। आ रही है मेरी बात समझ में, क्लियर है। दूसरी चीज हम बताएंगे प्रैक्टिकल में, अभी नहीं। अब तीसरी चीज, आप लोन ज्यादा कब लेते हैं, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है। तो लो इंटरेस्ट रेट इसके लिए पॉजिटिव है, तो बैंकिंग के लिए लो इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव माना जाता है, हमेशा ध्यान रखना। देखो इन्फ्लेशन ना इसके लिए नेगेटिव मानी जाती है, जब भी हाई इन्फ्लेशन होगी इसके लिए नेगेटिव मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि हाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ा दिया इंटरेस्ट रेट तो इसके लिए नेगेटिव हो गया। आ रहा है समझ में। हाई प्राइसेस ऑफ क्रूड, देखो हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस नेगेटिव माने जाएंगे, किसके लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी ना इससे। अब एक और चीज, अच्छा मानसून अगर आएगा तो भी इसके लिए पॉजिटिव माना जाएगा, क्योंकि अच्छा मानसून जब भी आता है तो क्या होता है, एग्रीकल्चर ग्रोथ होती है, रूरल डिमांड बढ़ जाती है, और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहती है। ठीक है, ये 6 फैक्टर। अब 7वां फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। बैंक जो पैसे को लैंड करता है, ठीक है, अगर वो पैसा ही वापस ना आए तो क्या हो गया, नेगेटिव है ना, उसे कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए। तो बैंकिंग के जब एनपीए बढ़ते हैं तो ये नेगेटिव माना जाता है, ध्यान रखना। अब ये एनपीए रिकवरी के लिए बैंक पता है क्या करता है, प्रोविजंस करता है अपने प्रॉफिट में से। तो हाई प्रोविजन नेगेटिव माने जाते हैं। ये सारे फैक्टर्स देख कर ना आप समझ सकते हो कि कौन सा बैंक अच्छा कर रहा है, कौन सा बैंक बुरा कर रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर के लिए ये सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अब यहाँ पर कोई डाउट है, सवाल पूछ सकते हो। देखो आज से पहले हवा लगता होगा ये सारी चीज़ें कैसे सेलेक्ट करें, ये सारे फैक्टर्स देख के इजीली सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं, बहुत आसान है। डिपेंड करता है कि आप कितना जानते हो, जितना जानते हो उसको आसान बना सकते हो। ठीक है, अब अगला सेक्टर, तो अगला सेक्टर है ऑटो सेक्टर। तो देखो ऑटो सेक्टर काफ़ी राइज कर चुका है पिछले 2 सालों में, 2 से 3 सालों में इनफैक्ट। अभी भी पोटेंशियल ना बहुत ज़्यादा है, क्यों है वो मैं बताता हूँ आपको। देखो हमारे देश में एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं, देखो एग्जैक्ट फिगर तो मेरे पास भी नहीं है, पर फिर भी मैं मान लेता हूँ, हमारे देश में 20 करोड़ व्हीकल्स हैं, जिसमें से 15 करोड़ प्राइवेट हैं, जैसे आप लोगों के पास जो गाड़ियाँ हैं, क्योंकि एक के पास 4-4 गाड़ियाँ भी हैं, है ना, और 5 करोड़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, अब ये सारे के सारे नए तो हैं नहीं, इनमें से कई ट्रांसपोर्टेशन के जो क्या है व्हीकल्स जो हैं, इनमें से ज़्यादातर व्हीकल जो हैं जो सरकार के पास है वो पुराने हैं, जो एक्सपायर होने वाले हैं बहुत जल्दी, हो सकता है। एंड बहुत सारे लोगों के पास डीजल गाड़ियाँ भी होंगी जो एक्सपायर हो जाती हैं। तो अब ये रिप्लेस होगा, मान लेते हैं आपके पास जो गाड़ियाँ हैं ना वो 2 साल में 1 साल में एक्सपायर होने वाली, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो। तो तुम क्या करने वाले हो, तुम तो अगले 2 सालों में नई गाड़ी खरीदोगे, और तुम्हारे जैसे सभी लोग नई गाड़ी खरीदेंगे, है ना। विशाल नहीं खरीदेगा, बस पिछले साल लिया समझ रहे हो बात को। अब समझने वाली बात यह है कि जब ये गाड़ियों का रिप्लेसमेंट होगा तो नई गाड़ियों की डिमांड जनरेट होगी, और जब नई गाड़ियां बिकेंगी तो गाड़ियों के शेयर्स तो ऊपर जाएंगे,
ये भी बात है। तो देखो जो ईवी है ना, ईवी ये सबसे बड़ा रिफॉर्म है, ध्यान रखना। और आज के टाइम पे चलो मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूँ, पेट्रोल गाड़ी, डीजल गाड़ी, हाइब्रिड गाड़ी, कौन सी लोगे? हाइब्रिड है ना, तो सबकी हाइब्रिड ही लेंगे ना, शाबाश। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि ये सबसे बड़ा रिफॉर्म है। आगे चल के सारी गाड़ियां कैसी होंगी? इलेक्ट्रिक व्हीकल ही होंगी या हाइब्रिड होंगी। आ रही बात समझ में? तो कहने का मतलब है ये इसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आधी तो बन चुकी है, आधी अभी बाकी है। देखो सेकेंड जो चीज़ है ना, जो इम्पैक्ट करती है ऑटो सेक्टर को, वो है इंटरेस्ट रेट। तो जब भी इंटरेस्ट रेट लो होता है ना, ये पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि आप जानते हो 90% लोग क्या करते हैं, लोन पे ही लेते हैं ना। अगर आपने 1 करोड़ की गाड़ी ली तो आप लोन पे ही लोगे। वो ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है, पर इतना वाइट का पैसा दिखाओगे कैसे? तो मुद्दा यही है, ठीक है। तो इसलिए लोन पे लेना मजबूरी होती है सबकी। तो लोअर इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव माना जाता है। डिस्पोजेबल इनकम पॉजिटिव मानी जाती है इसके लिए, हाई डिस्पोजेबल इनकम हमेशा पॉजिटिव मानी जाएगी, ठीक है। और देखो फेस्टिवल पे लोग ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदते हैं, जब दिवाली आती है टाइप, तो ये पॉजिटिव माना जाता है। तो ये 4 फैक्टर इसके लिए पॉजिटिव माने जाते हैं। और 5वां फैक्टर है, बताता हूँ, 5वां फैक्टर है ऑटो सेल्स नंबर, जिससे आपको पर्टिकुलर पता चलेगा कि गाड़ियों की बिक्री कैसे हो रही है, तभी तो आप आगे का अंदाजा लगाएंगे। तो अगर ऑटो सेल्स इंक्रीज हो रही है ना, जो कि आती है हर महीने की पहली तारीख को, ऑटो सेल्स के फिगर आते हैं, महिंद्रा ने इतनी गाड़ी बेची, टाटा ने इतनी बेची, फलाने ने इतनी बेची, इस तरह से। और क्रूड ऑयल प्राइसेस भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्रूड प्राइसेस पर अब ये फैक्टर ना बहुत थोड़ा रह गया। पूछ क्यों? क्योंकि आजकल ईवी बहुत आ गई है, 20% तो इंडिया में भी चलने लगी गई हैं, है ना। 2-3 साल बाद ये फैक्टर खत्म ही हो जाएगा। तो ये 6 फैक्टर आप ध्यान रखेंगे जब भी आप ऑटो शेयर को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। आगे चलें, रियल एस्टेट। देखो ये सेक्टर भी काफ़ी चल चुका है, तो मैं बोलूँगा अवॉइड करना है इसको। बहुत ज़्यादा आपने मोटिवेट होकर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है इसमें। बट रियल एस्टेट और इंफ्रा थोड़ा सा कनेक्टेड ही है, तो जो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है वही उसके लिए भी होगा। नॉर्मली आप देखोगे हमारे देश में जो हमारी सरकार की पॉलिसी है वो गरीबों को घर देने की है। तो अभी भी हमने देखा कि जब ये बीजेपी गवर्नमेंट तीसरी बार फॉर्म हुई, तो इन्होंने सबसे पहला जो फैसला लिया 5 करोड़ गरीबों को घर बनाने का लिया। तो घर किससे बनता है? सीमेंट से बनता है ना। ये सीमेंट इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि घर तो सरकार बना के दे रही है, तो सीमेंट तो यूज़ होगा ही होगा, समझ रहे हो। लेबर को काम मिलेगा ही मिलेगा, पर ये घर तो बहुत सस्ते मिलेंगे ना उनको। इनफैक्ट घर गांव में तो छोटी सी ज़मीन है, उनके पास घर बनवा रहे हैं वो। तो एसोसिएटेड इंडस्ट्री को ज़्यादा काम मिलेगा, बल्कि किसको काम कम मिलेगा? रियल एस्टेट को। पता है क्यों? क्योंकि जब सबके पास अपने घर हो जाएंगे, तो ये बिल्डर्स तो करोड़ों के घर बेचते हैं ना, इनके घर कौन खरीदता है? कम ही लोग खरीद पाते हैं। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर आपने देखा कि गुड़गांव में फ्लैट्स बिके, 125 करोड़ के फ्लैट्स बिके, समझ रहे हो। इतने 125 करोड़ के फ्लैट कौन ले सकता है यार? मैं तो नहीं ले सकता, तुम्हारा मुझे पता नहीं, समझ रहे हो बात को। 125 करोड़ मतलब किसके पास है यार? 125 करोड़ जिसके पास है, मतलब 125 करोड़ का फ्लैट खरीदने के लिए आपके पास 500 करोड़ तो होंगे भी, तभी तो 125 करोड़ का फ्लैट भी लोगे। अब 500 करोड़ हर बंदे के पास तो नहीं है भाई। तो मुद्दा ये है कि जो कंपनियां हैं DLF जैसी, गोदरेज जैसी, ये छोटे फ्लैट थोड़ी बनाती है 20-30 लाख के। ये तो फ्लैट ही प्राइम कस्टमर के लिए बनाती है, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ के लिए। तो इनके फ्लैट्स कब बिकते हैं? जब लोगों की इनकम बढ़ती है। अब लोगों की इनकम बढ़ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर हर बंदे की थोड़ी बढ़ रही है और इस प्रोपोर्शन में थोड़ी बढ़ रही है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ता है। कैसे सेलेक्टिव होना पड़ता है? आपने देखा कि पिछले 2 सालों में ये सेक्टर क्यों आगे बढ़ा, तो इसके पीछे रीज़न बताता हूँ। लोगों ने जब वर्क फ्रॉम होम किया ना, तो उनके घर में अगर 2 BHK था, तो तीसरे कमरे की ज़रूरत पड़ी काम करने के लिए, तो उन्होंने बड़े घर की डिमांड के चलते घर खरीद लिया। पर आने वाले दिनों में आप देखोगे कि ये जो डिमांड है बहुत ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि रियल एस्टेट ऐसा सेक्टर है जो 2-3 साल ही अच्छा करता है, फिर उसके बाद नीचे आ जाता है। आप समझ पा रहे हो? तो अब मुझे लगता है कि रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं करेगा। ये पर्सनल मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, पर अब वो फैक्टर्स बता रहा हूँ आपको जो रियल एस्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी कोविड मैं डाल रहा हूँ, कोविड इसलिए मैं डाल रहा हूँ क्योंकि ये पास्ट में जितना भी रियल एस्टेट ने अच्छा किया उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही था, ठीक है। पर कोविड तो अब है नहीं ना बीच में, तो अब ये रीज़न भी खत्म हो गया। पर क्यों अच्छा किया ये समझाने के लिए मैंने इस फैक्टर को डाला है। देखो लो इंटरेस्ट रेट
ये सबसे बड़ा फैक्टर है। फेस्टिवल पे लोग घर खरीदते हैं, जैसे गाड़ियां खरीदते हैं, तो ये पॉजिटिव है। डिस्पोजेबल इनकम जब बढ़ती है तब भी लोग घर खरीद लेते हैं। तो ये 4 फैक्टर्स बहुत अच्छे हैं। और एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, जो ओल्ड रिजीम है उसमें जो भी घर खरीदता है उसको एक रिबेट मिलता है, आपको पता है, ठीक है। तो टैक्स रिबेट मिलती है, इसलिए भी लोग खरीदते हैं। तो अगर बजट में कोई भी टैक्स रिबेट हाइक हो जाती है तो इसके लिए पॉजिटिव रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। लोग टैक्स बचाने के लिए घर खरीदते हैं, ये भी एक अटल सत्य है। आ रही मेरी बात समझ में? मार्केट स्टेबिलिटी से देखो, बेसिकली अगर मार्केट ज़्यादा स्टेबल हो गई तब भी नहीं होगा। पूछो क्यों? इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो मार्केट में पैसा आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो, इससे ज़्यादा पैसा तो तुम स्टॉक्स में ही बनाओगे ना। इसमें तो पैसा डबल होता है तुम्हारा एक साल में, उसमें एक दिन में डबल हो जाता है। आ रहा है समझ में? कितने सेक्टर्स हो गए? 6 सेक्टर हो गए, ठीक है। अब अगला सेक्टर आईटी। देखो आईटी एक मेजर सेक्टर है। क्यों है मेजर पता है? इसलिए मेजर सेक्टर है क्योंकि आईटी के बिना कोई बिजनेस नहीं चल सकता। मानते हो? आज आप एक बिजनेस शुरू करो, उसको चलाने के लिए आपको आईटी की जरूरत पड़ेगी। वेबसाइट डेवलप करोगे, सोशल मीडिया के थ्रू और खर्चा करोगे, तो सब आईटी का ही पार्ट है। अब ये आईटी को काम कहाँ से मिलता है? देखो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, इनको काम कहाँ से मिलता है? अब्रॉड से, विदेशों से मिलता है ना। तो ग्लोबल मार्केट जब अच्छा करती है तो आईटी सेक्टर सबसे पहले अच्छा करता है। तो ग्लोबल मार्केट जब भी अच्छा करेगी ना, आईटी सेक्टर अच्छा करेगा। बिजनेस करने के लिए लो इंटरेस्ट रेट चाहिए, तो लो इंटरेस्ट रेट आईटी के लिए भी अच्छे रहते हैं, क्योंकि जब लो इंटरेस्ट होंगे तो लोग क्या करेंगे? बिजनेस शुरू करेंगे, ठीक है। सो ये 2 फैक्टर्स मेजर फैक्टर है। आईटी एवरग्रीन सेक्टर होता है, हमेशा पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अब बात करते हैं फार्मा की। देखो फार्मा कंपनियों वैसे तो मुझे काफ़ी चैलेंजिंग लगती है, बट फार्मा कंपनियों ने भी बहुत अच्छा किया था कोविड के टाइम पर, ठीक है। पर फार्मा कंपनियों के लिए कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे किसी भी नई दवाई के लिए पेटेंट मिलना। देखो पेटेंट मिलता है तो नई मार्केट मिल जाती है, नई दवाई मिल जाती है, नया रेवेन्यू आता है, तो पेटेंट बहुत पॉजिटिव होता है। ये एक्सपोर्ट करती हैं ज़्यादातर दवाइयाँ, तो एक्सपोर्ट से इनके पास क्या रेवेन्यू जनरेट होता है? डॉलर। तो अगर स्ट्रॉन्ग डॉलर है तो भी इनके लिए पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तीसरा नेगेटिव पॉइंट जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, देखो ये अपनी दवाइयाँ यूएस में एक्सपोर्ट करती हैं, तो यूएस की जो एक तरह से रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसे कहते हैं हम यूएस एफडीए। तो ये जो यूएस एफडीए है ये इनकी लेबॉर्ट्री को क्या करती है? ऑडिट करती है। तो ऑडिट करने पर अगर कोई खामी पाई जाती है ना, तो ये ऑब्जर्वेशन रेज कर देती है उस प्लांट के लिए। तो जब भी यूएस एफडीए ऑब्जर्वेशन देती है तो ऑब्जर्वेशन हमेशा नेगेटिव माने जाते हैं, ध्यान रखना। जब भी ऑब्जर्वेशन रेज होंगे शेयर का प्राइस कहाँ जाएगा? नीचे, ठीक है। तो फार्मा कंपनी के लिए ये 3 फैक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से
आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।